तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि आज के ये सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम की दृष्टि से हमने बनाए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं। देखिए, जो सीटेट एग्जाम है वो आपके एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछता है। साथ में कुछ पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर 50% आपसे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और साथ में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट जरूर करते चलिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है लास्ट में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। दोस्तों, यदि कोई भी भाई बहन यहाँ पर यूपी टेट हो गया, एसटेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, रीट एग्जाम हो गया, टीईटी से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हों तो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर करें प्रत्येक वीडियो को जो आपने देखा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सभी प्रश्नों की ओर। यहाँ पर सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है बेटा। देखिए, कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। ठीक है, तो पिछले 3 महीनों से उसे क्या है, तेज खांसी आ रही है। तो इसका कारण बताना है आपको बच्चे, क्या होगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम को आपने, यदि आपने प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम दिए हों, कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार सीटीईटी देते हैं, तो उनको जरूर मालूम होगा कि देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं बेटा। तो जरूर देखिएगा आप, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, तो पहले यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण एवं वृद्धावस्था के कारण उसको खांसी आ रही है तेज। या दूसरा कह रहा है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में क्या हो गया है बेटा, जमा हो गया है। तीसरा कह रहा है यहाँ ईंधन जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में क्या हो गई है बेटा, श्वास नली में क्या हो गई है, जमा हो गई है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जलते हुए ईंधन से उसको क्या हो गई है बेटा, एलर्जी पड़ गई है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, मेरी तरफ से तो मैं बता ही देता हूं, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो इसका सही आंसर होगा क्या बेटा, कि जलते हुए धुएं से उत्पादित क्या है, काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जो क्या हो गया है, जमा हो गया है, जिसके कारण बेटा क्या है, दुर्गा को खांसी आ रही है। जब भी देखिए जो कार्बन होता है, जो भी लकड़ी के जलने से, जब भी चूल्हे से, जो गांव में बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिए गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, जो देखिए उन्होंने देखा होगा कि घर पर उनकी माँ हो गई, उनकी दादी हो गई, जो चूल्हे से खाना बनाती हैं, जिससे क्या है, काले रंग का जो धुआं निकलता है वो क्या है, अंदर बैठता रहता है और देखिए साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, कह रहा है कि उसको तेज खांसी आ रही है, उसका कारण क्या होता है, कि जो श्वास नली है उसमें जो काला धुआं वो बैठ जाता है, जिसके कारण वो क्या है, तेज खांसी का कारण बन जाता है। अब देखिए, इसके अलावा जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमको एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको याद रखना है। वैसे श्वसन नली में जमा नहीं होती, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से सीटेट में हो गया, यूपी टेट होगा, टेट एग्जाम, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी क्या है क्षमता, ऑक्सीजन जितनी, देखिए जो आरबीसी से जो जुड़ने की क्षमता है वो क्या है, ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा है। ये बेटा इतने जल्दी रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से जुड़ती है, कि जिसकी ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना जल्दी जुड़ती है। तो इसको देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको क्या है बेटा, मीठा जहर भी बोला जाता है। इसको याद रखना है आपको। सॉरी, मीठा जहर नहीं, मीठा जहर तो आपको किसको बोला जाता है, सुक्रोज को, जो आपका शुगर है उसको बोला जाता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको क्या है, 250 गुना इसकी क्षमता होती है, किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ऑक्सीजन की तुलना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर ध्यान देते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का क्या करती है, टिकट होते हैं जो उनका उपयोग करती है, और ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर क्या है, लागत भी भिन्न होती है।
दूसरा कह रहा है कि यात्रा की लागत उस वस्तु द्वारा प्रयुक्त ईंधन निर्भर करती है। और सी कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन से एक से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या है, हमें टिकट चाहिए। और डी कह रहा है कि आरक्षण की प्रतिक्रिया। तो आपको देखिए जी यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कथन दिए गए हैं और नीचे बेटा कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से यहाँ पर कथन सही है और इसके बाद में हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या है, हम डिसाइड करेंगे। तो बिल्कुल जरूर कमेंट जरूर करिएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी क्या होगी, भिन्न होगी। तो ये हमारा क्या है, सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है देखिए बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन से एक से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या है, टिकट चाहिए होता है, बिल्कुल। तो ये भी सही हो जाएगा। और डी कह रहा है कि आरक्षण की प्रक्रिया उसको क्या है, नहीं समझनी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जिस भी यहाँ पर ऑप्शन में ए होगा और सी होगा वही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी आपका ऑप्शन बी में है, तो बी के साथ में हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि लावणी नृत्य किस राज्य का नृत्य है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे। कह रहा है कि असम का है, केरल का है, मेघालय का है या फिर महाराष्ट्र का है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो लावणी नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हमारा चौथा आंसर यहाँ पर बेटा सही हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य है, लावणी नृत्य। इसके अलावा देखिएगा कि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो तमाशा, कौन सा, तमाशा, तमाशा भी आपका कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आते हैं सबसे पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए असम, असम से एक बहुत ही धमाकेदार प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, सीटेट में तो ना जाने कितने बार बेटा यहाँ से प्रश्न बन चुका है। देखिए पूछता है कि बिहू, बिहू किस राज्य का नृत्य है, बिहू किस राज्य का नृत्य है। तो याद रखना है आपको असम का है। असम में देखिए जो बिहू है बेटा एक फसली यहाँ पर एक नृत्य है। कैसा, फसली नृत्य है, जो असम की जो वहाँ की लेडीज हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि साल में कितने बार बिहू नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है साल में कितनी बार, 3 बार यहाँ पर बिहू का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देखिए असम की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर असम से रिलेटेड देखिए पूछता है कि यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो याद रखना है सत्रिय, सत्रिय, सत्रिय कहाँ का, सत्रिय नृत्य बेटा, शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ का है, असम का है। इसके अलावा केरल की बात करते हैं तो देखिए केरल का कथकली, केरल का कथकली आपको याद रखना है, केरल का कथकली कहाँ का है बेटा, केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए केरल में क्या हो गया, पूछता है एक प्रश्न और बन जाता है केरल से। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर केरल से पूछे गए हैं मैं बताता हूँ। देखिए पूछता है कि टेपियोका कहाँ पर खाया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, केरल में खाया जाता है टेपियोका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे क्या हैं। तो आपको बताना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो बेटा पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला हो गया झाड़ी हो गया बेटा, क्या हो गया, झाड़ी हो गया, शाख हो गया, क्या हो गया, शाख हो गया, वृक्ष हो गया, क्या हो गया, वृक्ष हो गया, आरोही लता हो गया, आरोही लता हो गया। इसके बाद और जो 5वां है वो क्या हो गया, विसर्पी लता हो गया। तो देखिए आरोही लता हो गया, विसर्पी लता हो गया, झाड़ी हो गया, शाख हो गया और वृक्ष। तो देखिए वृक्ष तो वैसे नहीं होता है क्योंकि वृक्ष एक पौधा नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर पौधे कितने प्रकार के, मैं बता रहा हूँ आपको कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पर मान लेते हैं, झाड़ी हो गया, शाख हो गया, आरोही लता और विसर्पी। तो देखिए यहाँ पर झाड़ी, झाड़ी आप जानते ही हैं, देखिए कंटीली जो झाड़ियाँ होती हैं वो झाड़ी होती हैं, इनमें आपको कांटे देखने को मिलेंगे। साग की बात करते हैं तो देखिए साग हो गई, साग सब्जी जो हो गई वो साग के अंतर्गत आ गई। आरोही लता, देखिए ऐसी लता जो क्या होती हैं, देखिए जैसे मटर का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया बेटा, क्या हो गया, मटर का पौधा हो गया। ये क्या है, ये क्या है, धरती पर कम फैलेंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आरोही लता हो गई और विसर्पी लता हो गई, इनको आपको समझना है। तो हम पहले
कद्दू की बात कर लेते हैं तो कद्दू हमारा ये क्या है, विसर्पी लता का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर चौथा हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो विसर्पी लता होती है वो क्या है, नीचे ज़्यादा भंडेगी। कहाँ पर, नीचे। वो क्या है, इसका तना थोड़ा कमजोर होता है और कमजोर तने के कारण क्या है, इसको सहारे की जरूरत होती है। जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, आपने इनके पेड़ों को देखा होगा, जो क्या है एक डोरी की तरह ये बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, रस्सी की तरह बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, आरोही लता हो गया, जैसे मटर हो गया, यहाँ पर अंगूर का पौधा हो गया, ये क्या है आपके आरोही लता के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि गौर मारिया, जबारा, लावणी और तारंगे मिल। तो यहां पर देखिए लावणी मैं आपको बता चुका हूं बेटा महाराष्ट्र का है। जबारा यहां पर ऑप्शन दूसरे के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है बेसिकली चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है देखिए यहाँ पर 13 जिलों से आपका जो मिलकर बना है, जिसमें से 7 आपके उत्तर प्रदेश के जिले हैं और 7 उत्तर प्रदेश के जिले हैं और 6 जिले होते हैं कहाँ के, मध्य प्रदेश के। तो देखिए जो जबारा नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, बेसिकली तो बुंदेलखंड में ही किया जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। लेकिन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ का, जो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर इसकी क्या है, इस नृत्य की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, तो जो जबारा होता है वो क्या है, एक फसली त्योहार होती है। जो देखिए आपकी ज्वार, जो आपकी फसल होती है किसकी, ज्वार की, ठीक है, उसके क्या है कटने के बाद में, उसके कटने के बाद में क्या होता है, इस जो नृत्य है इसका क्या है आयोजन किया जाता है। तो इसकी खुशी में इसका क्या है आयोजन करते हैं। चलिए तो यहां पर ऑप्शन दूसरे के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य है। बेटा किस प्रकार की परिस्थितियां हैं अभी वर्तमान में, उसको क्या है ध्यान में रखकर हमें पर्यावरण शिक्षा को क्या है अध्ययन में इसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये भी हमारा सही होगा। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक इसका क्या है जो क्षेत्र है बेटा बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत क्या है केवल एक क्षेत्र नहीं है कि हम इसका जलमंडल के अंतर्गत, जैसे देखिए इसमें पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसका भी आप अध्ययन देखने को मिलेगा आपको, सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, राजनीति विज्ञान होगा इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जो भू विज्ञान है भूगोल से संबंधित चीजें हैं ये भी क्या है आपको पर्यावरण के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा देखिए जो अर्थशास्त्र है ये सभी चीजों को क्या है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या है सम्मिलित किया गया है। तो केवल जो जलमंडल है उसका अध्ययन हम पर्यावरण में नहीं करते हैं, केवल ये देखिए मुख्य रूप से यहाँ कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा तीसरा हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही हमारा क्या है बेटा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर कथन क्या है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी पहला हो गया, दूसरा हो गया और चौथा ये हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो इसका आपको मुख्य कारण बताना है कि किस कारण से जो अपने पक्षी हैं वो क्या है अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर हिलाते रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ये कह रहा है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। सी कह रहा है कि इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर क्या है फोकस कर सकते हैं। और डी कह रहा है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र क्या होते हैं स्थिर होते हैं, जो क्या है घूम नहीं सकते। तो देखिए इसका कारण समझते हैं क्या होता है बेटा, जो पक्षी होते हैं उनकी जो पुतलें होती हैं आंखों की वो क्या होती हैं स्थायी होती हैं, वो घूम नहीं सकती हैं। इसी कारण से क्या होता है कि पक्षी बार बार अपनी मुंडी को क्या करते हैं हिलाते रहते हैं। देखिए जैसे
मनुष्य हो गया, जो मनुष्य की आंख है वो क्या है, पुतली को क्या है घुमा सकता है। अपने उसकी पुतली क्या है, घुमा के देखिएगा आप एक बार, घूम सकती है, इधर देख सकता है उधर देख सकता है, बिना गर्दन को मोड़े हुए, ठीक है। जबकि जो पक्षी होते हैं वो क्या है, मोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या है, घुमा नहीं सकते हैं पुतली को, इसलिए क्या है, अपनी गर्दन को बार बार घुमाते रहते हैं। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आंसर क्या होगा इसका। कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, और चौथा कह रहा है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में जो कविताएं और कहानी पढ़ाई जाती हैं उनको क्या है, सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। नहीं पूछा है तो कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना, नहीं बेटा, देखिए विषय में रुचि हो, इसीलिए क्या है बच्चे को, ताकि रुचि ले सके, इसलिए कहानियों और कविताओं का क्या है, पढ़ाना जरूरी होता है। पर्यावरण अध्ययन हो और चाहे वो अन्य विषय हो, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर पर है बच्चे, देखिए जब भी आप उनको कहानियों कविताओं के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वो क्या है, अपने विषय के प्रति रुचि लेने रखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर सही है ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों के आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। सी कह रहा है यहाँ पर, तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को क्या करना है, बढ़ावा देना, तो ये क्या है। देखिए कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो कल्पनाशीलता, ताकि बच्चे क्या है, कल्पना का विकास कर सके, उनकी कल्पना और सृजनात्मक क्रिएटिविटी उनकी क्या हो सके, बढ़ सके। लेकिन चौथा यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा, कह रहा है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में क्या करना है, बदलाव करना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो गलत है वो क्या है बेटा, सही है। मतलब क्योंकि देखिए नहीं पूछा था हमसे, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर चौथे के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए कांसा कौन सा दो धातुओं का मिश्रण होता है, उन दो धातुओं को आपको बताना है कि कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर पहला कह रहा है एल्यूमिनियम और टिन से, दूसरा कह रहा है तांबा और जस्ता से, तीसरा कह रहा है कि तांबा और टिन से, और जो चौथा है कह रहा है तांबा और लोहा से। तो देखिए कांसा जो बना होता है बेटा, किससे बना होता है, कांसा बना होता है आपका तांबा और टिन से बना होता है कांसा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए और भी जो मिश्र धातु हैं उनको भी समझ लीजिएगा। देखिए जैसे बोलता है कि पीतल किसका बना होता है, तो पीतल को आपको याद रखना है, पीतल बना होता है तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ते से मिलकर, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछ सकता है कि कृत्रिम सोना, तो देखिए एल्यूमिनियम और तांबे से मिलकर क्या बना होता है, तांबा से मिलकर बना होता है आपका कृत्रिम सोना। देखिए आपने रोल गोल्ड सुना होगा, रोल गोल्ड समझते हैं, जिसको झूठा सोना भी बोलते हैं, कृत्रिम सोना भी बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम और तांबे से मिलकर बनता है आपका कृत्रिम सोना। कांसा मैंने आपको बताया है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, पीतल तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। इस्पात की बात करते हैं तो लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है क्या, इस्पात। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनते चलिएगा, नहीं तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न है। चलिए इसका आंसर जरूर कीजिएगा, सही आंसर इसका क्या होगा। देखिए कह रहा है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से क्या कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की क्या है बेटा, कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई और गेहूं और संतरा हो गया। कह रहा है कि चावल, चीनी, आंवला, गुड़ हो गया, नींबू हो गया, मटर हो गया, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो समझिएगा, देखिए हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन की पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है व्यक्ति के शरीर में उसको बोला जाता है बेटा एनीमिया। ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि जो हीमोग्लोबिन की खून की कमी से शरीर में या हीमोग्लोबिन की कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है।
इसको खून की कमी वाला रोग बोला जाता है। अब देखिए एनीमिया क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो जो हीम है आपका क्या है, एक आयरन है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, आयरन है, जिसकी कमी को क्या है बेटा पूरा करना होता है। और इसके लिए कौन कौन से यहां पर स्रोत हैं आपको वो बताना है। तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी के लिए आयरन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वो कौन कौन सी फल सब्जियों में पाए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए पहले तो देखिए आंवला हो गया। पहले एक एक यहां पर ऑप्शन को समझते हैं। चलिए आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। पहले हम सही आंसर लगा देते हैं, वो है आपका यहां पर चौथा। क्योंकि देखिए जो आंवला है वो क्या है बेटा, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फाइबर हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सभी देखिए आंवला आपके शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे देखिए पालक हो गया, इसमें भी आपको क्या आयरन मिलेगा देखने को। गुड़ हो गया। तो ये ऑप्शन यहां पर चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, तो गेहूं में नहीं होता है बेटा, संतरा में नहीं होता है, यहां पर चावल में नहीं होता है, मटर में नहीं होता है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी, बताना है आपको। ऑप्शन यहां पर एक कह रहा है कि जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या फिर बंजर हो जाएगी। सी कह रहा है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, या फिर केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तो देखिए कोई यदि किसान क्या करता है कि बार बार एक ही फसल को बार बार उसी खेत में उसी फील्ड पर बार बार उगाता है, मान लीजिए 6 से 7 साल एक ही फसल को उगा रहा है, तो बेटा जो भी भूमि होगी वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और उसमें जो फसल का उत्पादन होगा बहुत ही कम हो जाएगा। जो उसका उत्पादन होता है प्रति वर्ष, उसकी तुलना में उसका उत्पादन बहुत ही कम हो जाएगा। तो वो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा, क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और देखिए हो सके तो आप इसको जो उर्वरक और कीटनाशकों का है वो क्या है, कम से कम प्रयोग करें जो भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए कौन सा शहर जड़ी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहां पर पहला कह रहा है ग्वालियर, लखनऊ, पाली या फिर वाराणसी। तो देखिए जड़ी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर यहां पर प्रसिद्ध है, वाराणसी है। ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या है, एक डॉक्टर है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो इनके बारे में क्या है, गलत है। तो चलिए यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य से है। दूसरा कह रहा है वह अपने स्कूल समय के दिनों में क्या है, एक गर्ल गाइड थी। तीसरा कह रहा है एक परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। और चौथा कह रहा है उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। पांचवा कह रहा है एक परेड में 30 कमांड होती हैं। तो यहां पर समझना है देखिए कौन सा कथन यहां पर गलत है, और आप इसको इंपोर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके सीटेट में पूछा जा सकता है। तो चलिए यहां पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत हो जाएगा। देखिए जो वहीदा प्रिज्म है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, वो क्या है, हिमाचल प्रदेश से ना होकर कहां से है, जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से है, इसको याद रखना है। पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में कहां से है। देखिए जिस प्रकार से यहां पर कथन बने हुए हैं इसी प्रकार से अलग एक स्टेटमेंट दे देगा। पूछ सकता है कि देखिए कहां से है, तो याद रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले, राजौरी एक जिला है जम्मू कश्मीर का, राजौरी जिले के अंतर्गत आता है थनमंडी। क्या है, थनमंडी आता है। थनमंडी क्या है बेटा, एक गांव है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो वहीदा प्रिज्म है वो कहां से, थनमंडी गांव से, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अंतर्गत आता है, यहां से बिलोंग करती हैं। तो यहां पर देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा भी, ये सभी यहां पर जो स्टेटमेंट है इनको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। देखिए कह रहा है कि वह अपने स्कूल समय के दिनों में क्या है, ये गर्ल गाइड थी। तीसरा कह रहा है वो एक परेड का नेतृत्व करने वाली महिला थी। उन्होंने जो MBBS किया है वो कहां से, जम्मू मेडिकल कॉलेज से किया है। और पांचवा कह रहा है कि एक परेड में 30 कमांड होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण कराना, और दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, तीसरा कह रहा है कक्ष की अधगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और यहाँ पर जो चौथा है कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समाज का विकास करना। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, समझिएगा। देखिए जो 2005 की रूपरेखा है वो क्या कहती है, कहती है कि देखिए प्राथमिक स्तर पर जो भी पर्यावरण आप अध्ययन करवा रहे हैं क्लास में बच्चों के, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को, तो देखिए उसको क्या है, जो भी कक्ष में आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में जो भी बच्चों को बताया जा रहा है, तो देखिए उसको बाहरी जीवन के साथ में जोड़कर पढ़ाया जाए। देखिए किसी भी आप मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं एलिफेंट, तो उसको क्या है, बाहरी जो बच्चों ने किस प्रकार से, कभी उनसे पूछेगा कि किस प्रकार से उन्होंने एलिफेंट को देखा है, उसके कितने हाथ पैर होते हैं, जो भी है एक पूंछ होती है, तो बाहरी जीवन के साथ में उसको क्या है जोड़कर पढ़ाइएगा, तभी बच्चे के क्या है मन मस्तिष्क में सही तरीके से सभी चीजें फीड होती जाएंगी। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला है कह रहा है कि स्वास्थ्य और पोषण का, दूसरा है भूगोल का, तीसरा कह रहा है जीव विज्ञान, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए समझिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो बेटा देखिए भूगोल का निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण का भी किया जाना चाहिए, जीव विज्ञान से संबंधित विषयों का किया जाना चाहिए। तो ये सभी, तो इनमें से सभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्न आपके लिए रखे हुए थे। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट हो, हरियाणा टेट हो, रीट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, किसी भी यदि आप शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।